For financial services, print partner Financial Chronicles, magazine partner Money Life. ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा? कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presenting partner Supertech, yours for life. नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बजट महाकुंभ में। बजट तो बीत चुका है। वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए थे, जिसमें से कुछ हमको पसंद आए और कुछ नापसंद हुए। कुछ ऐसे भी ऐलान थे जो पूरी तरह से समझ में भी नहीं आए। आज हमने ये आयोजन इसी को ध्यान में रख करके किया है कि दिन भर हम ये कोशिश करेंगे और बताएंगे कि बजट के फाइन प्रिंट और फाइन प्रिंट के पीछे भी कुछ फाइन प्रिंट्स हैं, उसमें क्या छिपा हुआ है। बात होगी बजट के बाद आपकी जिंदगी की, आपकी इनकम की, आपकी सेविंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या फर्क पड़ने जा रहा है इस बारे में। कैसे ये बजट आपके लिए कमाई के मौके पैदा करेगा और इकोनॉमी के लिए कितना मददगार साबित होगा। और बजट से जुड़े आपके मन में जो कुछ भी सवाल है, उन सब का जवाब आज आपको मिलेगा बजट महाकुंभ में। इस वक्त बजट और इकोनॉमी की एक बड़ी तस्वीर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास तौर से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु, फिक्की के राजीव कुमार, मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशंस के नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिस्ट उर्जित पटेल और साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CMD शेखर बजाज। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। आइए चर्चा शुरू करते हैं, अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु साहब के पास। बसु साहब ने इस बार एक नया उसमें एजेंडा भी जोड़ा क्लाइमेट चेंज का, उस पर भी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो बजट आया उसमें ग्रोथ का परसेंटेज रखा गया 7.6, इसका ये टारगेट है। लेकिन बजट ग्रोथ को आगे बढ़ाने में कई इस तरह के खास ऐलान नहीं कर पाया जिसकी हमको उम्मीद थी। इस बजट से ग्रोथ को कितनी मदद मिलेगी, यही सवाल है मेरा बसु साहब आपसे। आपका सवाल का जवाब हिंदी में देने का इरादा है, पर व्याकरण में इतना गलती होगा कि दर्शकों को समझने में दिक्कत आएगा, इसलिए माफ़ी मांग रहा हूं कि अंग्रेजी में आंसर करूंगा। See, the growth for India as an economy, we were growing very rapidly. We were one of the fastest growing countries in the world, excepting last year. Sorry, I should correct that. Even last year, we are one of the fastest growing countries in the world, but our growth has slowed down. It has slowed down to 6.9%. When I say last year, just to clarify, in the year that is coming to an end, 2011 to 12, growth rate is going to be 6.9%. This, by international standards, is good, but by comparison to our own past performance, it's not good enough. इसलिए हमारा ये बजट ड्राफ्टिंग का टाइम, वन ऑफ द मेन फोकस वाज कि ग्रोथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये कुछ विशफुल थिंकिंग नहीं है, क्योंकि इफ यू लुक बैक फ्रॉम 2005, इंडिया वाज ग्रोइंग एट ओवर 9%. इफ यू लुक एट द लास्ट 2 years, वी वर ग्रोइंग एट 8.4%. इसका मतलब कि this is certainly something within our capacity. India is capable of growing. So for a variety of reasons, the growth had slowed down during this year. So while drafting the budget, वित्त मंत्री हम सब advisors एक साथ बैठ के decide किया कि the central focus has to be to get growth back up to where growth was earlier. Now, this can't happen very quickly. It takes time. So we are expecting next year, 2012-13, for growth to increase, but increase to 7.6%. That is still below capacity, but better than last year.
Our hope, and my advisors and I have done a lot of calculations, is that 2 years from now, we will be at 8.6% growth, which actually by global standards is fantastic performance. And I think it is possible, and we've made a lot of effort in the budget to put the economy back in that direction. लेकिन भार्गव साहब, इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इंडिया की सबसे बड़ी चिंता तो ग्रोथ को लेकर है। क्या आपको लगता है कि बजट के जो प्रोविजंस है वो फिर से देश को ग्रोथ की ट्रैक पर ला पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से बजट का रोल ग्रोथ प्रमोट करने में लिमिटेड है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में। ज़रूर बजट्स के ज़रिए अगर इन्फ्लेशन कम होता है, डेफिसिट कंट्रोल होता है, इंटरेस्ट रेट्स कम आते हैं, तो उसके वजह से ग्रोथ प्रमोट होगा। और इस वक्त जो ये वोडाफोन के टैक्स के मामले का मसला उठा है, इसका भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पे क्या असर होगा, ये भी इस वक्त एक क्वेश्चन मार्क है। और कई लोगों का कहना यह है कि इसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट के सवाल उठते हैं बजट की वजह से, बट बाकी सवाल ये भी हैं कि मुल्क में बहुत से काम सिर्फ सेंटर नहीं करती अपने बजट से, बट स्टेट्स भी करती हैं। और जब तक एटीट्यूड स्टेट्स का भी पॉजिटिव ना हो जाए और वो इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहें, इंडस्ट्री की सहायता करना चाहें, इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहें, तब तक सेंटर का रोल जो हो सकता है वो काफ़ी लिमिटेड सा रहेगा। अपने आप सेंटर नहीं कर सकता जब तक सब स्टेट्स भी उसी रास्ते पे ना आ जाए। जी गुल, आपके पास आऊँगा एक सवाल लेकर के, वो ये कि बजट को हमने धीरे धीरे डाइजेस्ट किया, तो जैसे अभी भार्गव साहब ने जिक्र किया वोडाफोन वाले केस का, अब समझ में आ रहा है कि ये जो गार है ये भी बहुत तरह तरह के गुल खिला सकता है। अब एक हफ्ते के बाद कैसा लग रहा है बजट? सी, गार प्रोविजंस एग्जिस्ट सब जगह पे है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। और रही बात ये कि एफआई मनी मॉरिशस से आता है या सिंगापुर से आता है या साइप्रस से आता है या स्पेन से आता है, यहाँ सब जगह पे एक हमारी ट्रीटी है। और नॉर्मली पहले मॉरिशस से आ रहा था। मॉरिशस में एक रूल है कि आप अपना टैक्स रेट खुद चुन सकते हैं। अगर आपने दिमाग नहीं चलाया होगा तो उस पर आप ज़ीरो टैक्स मांग लेंगे। इसका मतलब कि आपके पैसे कहीं भी टैक्स नहीं हो रहे हैं। कि सपोज योर मनी इज कमिंग फ्रॉम सम टैक्स हेवन, बहामास से आ रहा है, या लेट्स से फ्रॉम सम अदर टैक्स हेवन लाइक केमन आइलैंड्स और फ्रॉम आइल ऑफ मान। सो बेसिकली somewhere it ought to be taxed. That's the general anti-avoidance rule. And if you had selected, let's say, some taxation in Mauritius, which could be 4%, 5%, 6%, depending on wherever your investors agree, then normally these provisions can be maintained that this is not anti-avoidance. We are paying tax in some jurisdiction. But there are a lot of people who will kind of say that, we are not paying tax. But then, what will happen? Money will safely go from one account to the other in Singapore and come to India. It really doesn't matter. जी हाँ अनिल, यानी कि जहाँ पर कमाई के मौके हैं वहाँ पर पैसा तो कैसे न कैसे आ ही पैसा तो जाएगा। पानी जैसा है, अपना रास्ता खुद बना लेगा। अपना रास्ता बना ले। लेकिन पटेल साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के प्रोविजंस एफएम ने बनाए हैं बजट को लेकर, क्या आपको लगता है कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, जिस तरह की अनसर्टेनिटी, जिस तरह से क्रूड प्राइसेस इतने ऊपर है, क्या वो अचीव कर पाएंगे? खासतौर से वित्तीय घाटा और सब्सिडी का जो बर्डन वो कम होने की सोच रहे हैं, ये सब कैसे होगा? मुश्किल तो है ही। स्पेसिफिकली आप जो ऑयल की बात कर रहे हो, अभी ऑयल मार्केट, कोई एनालिस्ट ने बताया कि इट्स वेरी टाइट, वेरी फियरफुल। जो असम्पशन ऑयल प्राइस का है $115 पर बैरल, अभी भी 124-125 पर है। और जो वेस्ट एशिया में शायद ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई हमला होगा, तो ऐसे भी हो सकता है कि ऑयल का प्राइस और $40 से $60 बढ़ सकता है। क्यों? अभी भी शायद कुछ सैंक्शंस है ईरान पर कम से कम ईरान का 2 बिलियन बैरल्स पर डे अभी भी मार्केट में आ रहा है। पूरा सैंक्शंस नहीं है।
ईरान का प्रोडक्शन है 3.25 million barrels per day, 1.25 million barrels it consumes, 2 million barrels are still coming onto the market legally, because about 10 countries have been given waiver by the US and the UN for facilitating alternative supplies. So that assumption is extremely difficult to justify. Moreover, we have a fundamental problem with our petroleum subsidy issue, and that it continues to remain uncapped. It is virtually unconditional, and it is open-ended. And there is very little in this budget that gives me confidence that this will change. As even after petrol prices have been so-called decontrolled, if we were to change petrol prices today and bring it up to the level commensurate with the economics, कम से कम 6 रुपया बढ़ना पड़ेगा, वो भी हम नहीं कर पाए हैं. और डीजल और केरोसिन की तो अलग ही बात है. तो पेट्रोल जो सॉफ्ट एरिया है उसको तो कम से कम टच करके एक सिग्नल दे सकते थे. आइए चलते हैं दिल्ली राजीव कुमार के पास. राजीव जी, आपने सुना उर्जित ने जो बात कही, कोई वजह है आपके पास कि हम ये जो खास बात आई है कि अगर क्रूड के दाम और ऊपर हो गए तो हमारे सारे प्रोजेक्शन गलत हो जाएंगे? कोई वजह है एक हफ्ते के बाद जिससे आपको भरोसा होता है कि प्रणब बाबू ने जो नंबर दिए हैं, जो प्रोजेक्शन दिए हैं, उस पर भरोसा करें, उस पर कायम रहें? हमको लगता है बहुत ज़रूरी है कि एक सीरियस वार्निंग दे दी जाए वित्त मंत्री को और सरकार को कि देखिए तेल आपका पूरा खेल बिगाड़ेगा, इन नंबरों को मानने का कोई कारण नहीं है. आप हमको स्पेसिफिक तौर पर बताइए कि आप कैसे ऑयल की सब्सिडी कम करेंगे. उन्होंने एक तरीका तो बताया है संजय, वो ये है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा सब्सिडी का बिल जो है उस पर एक कैप लगा दी है, उस पर एक सीलिंग लगा दी है. और कल यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आए हुए थे फिक्की में, वो कह रहे थे कि उसका अर्थ ये है कि वित्त मंत्रालय इस बात की निगरानी रखेगा कि जो उनकी सब्सिडीज़ हैं वो अगर उसकी तरफ बढ़ने की उसकी है तो कहीं और उसको काटेंगे. अगर तेल की वजह से बढ़ रहे हैं तो किसी और पहलू पर उन सब्सिडीज़ को काटेंगे. ऐसा इत्तेफाक ऐसा है कि आज से अब से कोई 45 मिनट बाद वित्त मंत्री भी आ रहे हैं आज फिक्की में, और हम लोगों ने ये बिल्कुल हमारे जहन में साफ है कि हम उनको कहेंगे कि वो ऐसे कोई खास ठोस कदम बताएं जिससे कि तेल उनका खेल ना बिगाड़े. और उनका जो कहना था, जब उनसे पिछली बार हम मिले थे पिछले इतवार को, तो उनका कहना ये था कि ये जो डीजल के प्राइसेस हैं वो शीघ्र उसे जो है वो उसे डिकंट्रोल करेंगे. और मेरा मानना है कि हालांकि ये चीज़ देखी जाएगी जब होगा कि सरकार को शायद इस बात का काफ़ी ख्याल है, काफ़ी उनको समझ है कि अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एक भंवर में फंसने का उसको डर है. तो इसका उनको इम्कान तो है, इसका इनको पूरी तरह से समझ तो है. अब वो करते हैं कि नहीं, ये चीज मैं कैसे कहूँ, अभी तो ये देखने ही की बात है. ऑन अ लाइटर वेन मैं मजाक कर सकता हूँ, और वो ये कि आज आप लोगों को कहना चाहिए कि हम लोग यहाँ अनशन पर बैठ रहे हैं, कम से कम पेट्रोल का बढ़ाने का वादा करके जाइए. नहीं, अनशन पर तो हम उनके साथ, मगर दूसरी जो चीज नहीं, मगर मैं बताऊं आपसे, जो दूसरी चीज हम उनसे कहने वाले हैं, आपने भी गार की बात करी और कुछ क्या, आज असल में आज उद्योग जगत में एक ये महसूस हो रहा है कि एक नया तरह का एग्रेशन टैक्स की जो पूरे सिस्टम है उसमें लाया जा रहा है. और एक ट्रस्ट जो क्रिएट हुआ था पिछले 10-12 साल में, उसको टूटने का डर है. वो जो अपना आपस का विश्वास है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं को पकड़ेंगे जो कि गलत काम कर रहे हैं, वो उसको उसका टूटने का आज हमें डर, खतरा महसूस हो रहा है. और ये बहुत बड़ी चीज़ है संजय, इसको बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसा कहीं हो गया तो फिर जो हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, वो कहीं खो ना जाए, और वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी. बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा. शेखर बजाज साहब के पास ये सवाल लेकर के मैं आना चाहता हूं कि टैक्समैन आपकी जिंदगी में अब नए तरीके से आ जाएगा, उसकी मर्जी पर होगा कि वो आपसे क्या पूछे और क्या माने कि सही है या गलत. एक तरीके का फिर से कंट्रोल वाला राज और एक डर वाला राज, टैक्सेशन बाय स्टेल्थ की कोशिश इस बजट में की गई है. ये आलोचना बहुत आई है, आपका भी ये कंसर्न है क्या? इसका है, पर मैं किसी और मुद्दे पे बात करना चाहूँगा. क्या है कि सोशल जस्टिस और उसके बारे में, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है
आज सिगरेट और टोबैको पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। आइडिया ये है कि टैक्स तो आप ले लो, पर साथ में लोग टोबैको का यूज़, तंबाकू कम से कम यूज़ करें। उसके प्रति क्या किया है गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं किया है। आज चाहे तंबाकू यूज़ जो करता है उसके लिए अगर उनके पास एंटी टोबैको के लिए अगर जैसे करते हैं कि उनके लिए जो टोबैको छोड़ना चाहें तो उनके लिए चाहे गोली हो चाहे च्युइंगम हो, कुछ भी हो, इस टाइप का होता है, वो फ्रीली बांटे। जो टोबैको पर काम कर रहे हैं उनको उन पर कुछ राहत दें, जिससे कि धीरे धीरे करके लोग कम तंबाकू का सेवन करें, क्योंकि वो केवल खुद के शरीर के लिए ख़राब नहीं है, परिवार को तकलीफ़ होती है और करोड़ों लोग जो उसमें सफ़र करते हैं। तो वो एक एरिया थी जिसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। दूसरा जो है कि अपन ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि 7% 8% ग्रोथ करना चाहते हैं, पर ग्रोथ के लिए एनर्जी की आवश्यकता है और एनर्जी के लिए आज 18% जो टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन है वो जाता है लाइटिंग पर। तो जो एलईडी और सोलर वगैरह के बारे में थोड़ी बात की, थोड़ी राहत भी दी है। अगर उसको रियली पुश करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में केवल 10% लोगों को एनर्जी जो होती है वो लाइटिंग में जाती है, तो उसके लिए सब्सटेंशियल सब्सिडी करनी पड़ेगी। ये 2 और 3% की सब्सिडी से या टिंकरिंग से एक्साइज ड्यूटी 10 की 6 कर दी, उससे कुछ नहीं होगा। यानी कि सिर्फ जैसे और जगह है कि आप फ्री CFL बांटो, बाद में धीरे धीरे करके आप सब्सिडी जो दे रहे हैं उसको कम करो। ओवरऑल जो सब्सिडी दे रहे हैं जो कि पेट्रोलियम और ये सब में है, उसके बदले जिस चीज से अपनी ऊर्जा और पर्यावरण बचता है, बेहतर इस्तेमाल सब्सिडी का उसकी हो, तरफ अगर और बेमतलब का टैक्स टोबैको पे लगाने के बाद भी कंजम्पशन कम नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो यानी कि कुछ और मुद्दों को भी टच करना जरूरी है FM के लिए। बजट महाकुंभ के इस खास मौके पर CNBC आवाज आपको दे रहा है ढेरों इनाम जीतने का मौका। आज दिन भर हम पूछेंगे आपसे कुछ आसान से सवाल और जिनके जवाब देने पर आपको मिलेंगे कई आकर्षक इनाम। तो सुनिए इस घंटे का सवाल क्या है। आपको बताना यह है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2013 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा है। आपके ऑप्शन है A 10.6%, B 5.1%, C 8.9%। और इस सवाल का जवाब भेजने के लिए आपको अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाना है, लिखना है BMK स्पेस दें और साथ ही A, B या C अपना जो भी ऑप्शन है वो भेज दें हमें 51818 पर। Fly me to the moon, let me swim among the stars.